रतन नवल टाटा की कहानी रिजिलियंस, विजन और एक्सीलेंस के लिए एक अटूट कमिटमेंट की कहानी है। 1937 में इलस्ट्रियस टाटा परिवार में जन्मे। उनके बचपन में प्रिविलेज और अपहीवल दोनों थे। जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और उन्हें अपनी दादी नवाजबाई टाटा से स्थिरता और मार्गदर्शन मिला। उनके संस्कार, खासकर एजुकेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर ने युवा रतन पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुंबई में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने यूनाइटेड स्टेट्स की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में हायर स्टडीज की। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें भारत से परे एक दुनिया से रूबरू कराया, उनके होराइजन्स को ब्रॉडन किया और उनके ग्लोबल आउटलुक को आकार दिया। वे 1962 में भारत लौट आए, देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में योगदान देने के लिए उत्सुक। रतन टाटा का सफर टाटा ग्रुप में शुरू हुआ, एग्जीक्यूटिव स्वीट में नहीं बल्कि टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से। इस हम्बल बिगिनिंग ने उन्हें ग्रुप के ऑपरेशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग और उसके वर्कफोर्स के प्रति गहरा सम्मान दिया। यहीं पर फैक्ट्री की गर्मी और मेहनत के बीच भारत के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक के फ्यूचर लीडर ने हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और एम्पैथी का महत्व सीखा। 19वीं सदी के अंत में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा समूह सिर्फ एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट से कहीं बढ़कर है। यह एक इंस्टीट्यूशन है जो भारत के ताने बाने में गहराई से बुनी गई है। स्टील और बिजली से लेकर हॉस्पिटैलिटी और ऑटोमोबाइल्स तक टाटा नाम पीढ़ियों से ट्रस्ट, क्वालिटी और नेशनल प्राइड का पर्याय बन गया है। रतन टाटा को विरासत में सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर ही नहीं बल्कि एथिकल कॉन्डक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नींव पर बनी एक लेगेसी मिली थी। जब रतन टाटा टाटा ग्रुप में शामिल हुए तो वह भारत में सिग्निफिकेंट चेंज और अनसर्टेनिटी का समय था। आजादी के बाद देश अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था और बिजनेस लैंडस्केप में प्रोटेक्शनिज्म का बोलबाला था। फिर भी रतन के चाचा JRD टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह पहले ही खुद को एक पायनियर के रूप में स्थापित कर चुका था, नए इंडस्ट्रीज में कदम रख रहा था और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बेंचमार्क्स स्थापित कर रहा था। टाटा समूह में रतन टाटा के शुरुआती वर्षों को उसके डाइवर्स बिजनेसेस में एक डीप इमर्जन द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने ग्राउंड अप से रस्सियां सीखी, कंग्लोमरेट में विभिन्न भूमिकाओं में बहुमूल्य एक्सपीरियंस प्राप्त की। इस अवधि ने उनके फ्यूचर लीडरशिप की नींव रखी, जिससे उन्हें समूह के ऑपरेशंस की जटिलताओं और एक विशाल और डाइवर्स वर्कफोर्स के प्रबंधन की बारीकियों को समझने में मदद मिली। सोधी सोधी 1980 और 1990 का दशक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टर्बुलेंट समय था। दशकों से चली आ रही सोशलिस्ट पॉलिसीज लिबरलाइजेशन का रास्ता दे रही थीं, जिससे भारतीय बाजार ग्लोबल कंपटीशन के लिए खुल गया। संरक्षित वातावरण में काम करने का आदि टाटा समूह नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। इसके कई व्यवसाय, जिन्हें कभी भारतीय उद्योग के ताज के गहने माना जाता था, अब इनएफिशिएंट और ब्यूरोक्रेटिक के रूप में देखे जाने लगे थे। रैंक के माध्यम से आगे बढ़े रतन टाटा बदलाव की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से अवगत थे। उन्होंने माना कि टाटा समूह को एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की नई रियलिटीज के अनुकूल होने की आवश्यकता है, अन्यथा पीछे छूट जाने का जोखिम है। यह रियलाइजेशन उनके कार्यकाल को चेयरमैन के रूप में परिभाषित करेगा, जिससे उन्हें 21वीं सदी के लिए समूह को बदलने के लिए बोल्ड और अक्सर कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। यह ट्रांजिशन आलोचकों के बिना नहीं था। टाटा समूह के भीतर कुछ लोगों ने बदलावों का विरोध किया, बिजनेस करने के पुराने तरीकों से चिपके रहे। दूसरों ने रतन टाटा के विजन पर सवाल उठाया और ग्लोबली एक्सपैंड करने और नए सेक्टर्स में विविधता लाने की उनकी योजनाओं पर संदेह किया। फिर भी वह अपने इस दृढ़ विश्वास से प्रेरित रहे कि नई दुनिया व्यवस्था में जीवित रहने और फलने फूलने के लिए टाटा समूह को विकसित होने की आवश्यकता है। 2007 में टाटा स्टील ने एक ब्रिटिश स्टील मेकर कोरस ग्रुप का अधिग्रहण कर सुर्खियां बटोरी। इस बोल्ड कदम ने टाटा स्टील को ग्लोबल अरीना में ला खड़ा किया और इसे दुनिया के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक बना दिया।
लेकिन रतन टाटा का विजन यही नहीं रुका। उन्होंने टाटा के फुटप्रिंट का विस्तार करना जारी रखा, डाइवर्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया और इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया। ऑटोमोबाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक उनके नेतृत्व ने टाटा को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। एक्सीलेंस के लिए रतन टाटा की अथक खोज और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 2008 में रतन टाटा ने टाटा नानो का अनावरण किया, एक ऐसी कार जिसने इतिहास रच दिया। उनका विजन सरल था, आम लोगों के लिए एक अफोर्डेबल व्हीकल बनाना। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह लाखों लोगों के लिए मोबिलिटी और फ्रीडम का वादा था। टाटा नानो इनोवेशन और डिटर्मिनेशन का प्रतीक बन गई, जो सपनों को वास्तविकता में बदलने के रतन टाटा के अथक प्रयासों का प्रतीक है। बिजनेस से परे रतन टाटा का दिल हमेशा लोगों के साथ रहा है। सोशल गुड के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट है। हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक और रूरल डेवलपमेंट से लेकर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर तक उनकी पहल ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। रतन टाटा गिविंग बैक में विश्वास करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति सभी के लिए समावेशी और सस्टेनेबल हो। रतन टाटा के वैल्यूज और विजन ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इंटेग्रिटी, एक्सीलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके नेतृत्व की आधारशिला है। फ्यूचर को फोरसी करने और पर्पस की भावना के साथ कार्य करने की उनकी क्षमता ने इंडस्ट्रीज और कम्युनिटीज को समान रूप से बदल दिया है। रतन टाटा की विरासत सिर्फ इस बात में नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने इसे कैसे बनाया। एथिकल प्रैक्टिसेस और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर ध्यान केंद्रित करके। रतन टाटा का सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विजन, कड़ी मेहनत और अच्छा करने की कमिटमेंट से हम ग्रेटनेस हासिल कर सकते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता को सिर्फ धन से नहीं, बल्कि दूसरों पर पड़ने वाले हमारे पॉजिटिव इंपैक्ट से मापा जाता है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, रतन टाटा की विरासत हमें बड़े सपने देखने और एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरित करती रहेगी।